नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आपको बहुत दिनों बाद इस चैनल पर दिखाई दे रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से टूर पे था, बिजी था, इसलिए क्लासें नहीं ले पा आया। ठीक है, तो आज हमारी अब से ये क्लासें यथावत चलेगी। तो आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, पार्ट 1 हमने देख लिया था। तो न्यायपालिका की संरचना और सर्वोच्च न्यायालय पार्ट 1 आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज ये सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 2 है जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते क्या है और इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आइए देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। पहले तो मैं बता देता हूं क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे अनुच्छेद लगता है अनुच्छेद 126, आर्टिकल 126, अनुच्छेद 126 के अनुसार अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा किसी कारणवश अनुपस्थित हो या खाली हो। देखिए दोस्तों कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं। तो यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, यानी मान लीजिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद अगर रिक्त हो, अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से उसका पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीशों का पद रिक्त हो अथवा किसी कारणवश अनुपस्थित हो या खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा किसी कारणवश अनुपस्थित हो या खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका अगर पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए तो उसके स्थान पर भारत का जो राष्ट्रपति है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और वो किस में से करेगा? किसी अन्य न्यायाधीशों, जो अन्य न्यायाधीश होंगे उसमें से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो आप देख सकते हो और इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखेंगे हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।
तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आइए देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? एड होक, ADHOC, एड होक, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, संविधान से क्या लिया गया है? प्रावधान। किसका प्रावधान? तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में सत्र को आयोजित करने अथवा सत्र को चालू रखने के लिए गणपूर्ति कोरम न हो, ठीक है, गणपूर्ति कोरम न हो, सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय में सत्र को चालू रखने अथवा सत्र को चालू रखने के लिए गणपूर्ति कोरम न हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हम देखते हैं, इसमें आर्टिकल पढ़ते हैं। अनुच्छेद 127 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 127 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में सत्र को आयोजित करने अथवा सत्र को चालू रखने के लिए गणपूर्ति कोरम न हो, गणपूर्ति कोरम न हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में सत्र को आयोजित करने अथवा सत्र को चालू रखने के लिए गणपूर्ति कोरम न हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यानी तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट के जज, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो, जज बनने की योग्यता रखते हो। यानी तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? किसी भी हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता उनके पास हो तो वो तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं। यानी
ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 70 चालू है या 70 आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कोरम न हो, सदस्य की संख्या न हो, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हो, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो क्या करता है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से क्या कर सकता है, वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और तदर्थ न्यायाधीश को जो प्रावधान है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जिसे हम एड हॉक कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति तो करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन वो क्या करता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेता है, राष्ट्रपति की सहमति से करता है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से करता है, किसी भी हाई कोर्ट में जो जज हो, किसी भी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आप देखेंगे अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो अवकाश प्राप्त यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति वापस किस तरह की जा सकती है, तो इसका हम देखेंगे। तो अनुच्छेद इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 में अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। किसके कहने पर, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से। ठीक है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को नियुक्ति तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। अब अवकाश प्राप्त न्यायाधीश क्या होते हैं, किस तरह से वो कार्य पर लगते हैं, तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बैठने अथवा कार्य करने का अनुरोध भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। यानी अवकाश प्राप्त यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किस सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उसे सुप्रीम कोर्ट में बैठने अथवा कार्य करने के लिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अनुरोध करता है कि आप आइए कार्य संभाल सकते हो, आप भले ही रिटायर्ड हो चुके हो, आप भले सेवानिवृत्त हो सकते हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य है वो आप संभाल सकते हो, उसे अनुरोध करता है। अगर न्यायाधीश अनुरोध स्वीकार कर लेता है, अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो उसे सारी शक्तियां व वेतन दिया जाएगा, परंतु वह न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। अब अवकाश प्राप्त न्यायाधीश क्या होते हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वह न्यायाधीश जिसे सुप्रीम कोर्ट में बैठने अथवा कार्य करने का अनुरोध भारत का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अनुरोध करता है कि आइए आप सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यभार आप संभाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी न्यायाधीश ये अनुरोध स्वीकार कर लेता है तो उसे सारी शक्तियां मिलेगी, सारे भत्ते मिलेंगे, सारी सुविधा मिलेंगी, लेकिन वह न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। तो ये है अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से अनुच्छेद 128 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्य में बैठाने अथवा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीशों का, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनके 65 वर्ष आयु तक उनका कार्यकाल होता है। यानी जो 65 वर्ष के हो चुके हैं उसके बाद उनसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, किसी भी समय न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र दे सकते हैं। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। किसी भी समय न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे न्यायाधीशों पर महाभियोग, यानी न्यायाधीशों पर महाभियोग होता क्या है? यानी किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, महाभियोग क्या होता है तो देखते हैं। महाभियोग यानी देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाना इतना आसान नहीं है। ये एक पद से हटाने के लिए जटिल प्रक्रिया है जिसे महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग का आधार क्या होता है? महाभियोग का आधार क्या होता है? पहला आधार होता है कदाचार और असमर्थता। मिसबिहेवियर, इनएबिलिटी। महाभियोग का आधार क्या होता है? कदाचार, असमर्थता। यानी कोई भी न्यायाधीश कदाचार हो या असमर्थ हो, कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग का जो आधार क्या होता है? कदाचार होता है, मिसबिहेवियर होता है, असमर्थता होता है, यानी इनएबिलिटी होता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है या लाया जा सकता है। मान लीजिए ये संसद है,
राज्यसभा और ये हमारी होती है लोकसभा। तो संसद के किसी भी सदन में राज्यसभा में आ सकता है, लोकसभा में भी महाभियोग लाया जा सकता है। यानी आरोप है राज्यसभा में कितने 50 व्यक्ति आरोप लगाएंगे और लोकसभा में 100 व्यक्ति आरोप लगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि लोकसभा में ज्यादा संख्या होती है, ज्यादा सीटें होती है, राज्यसभा में कम सीटें होती है, कम संख्या होती है। तो इसमें क्या होती है भाई, एक 3 स्तरीय कमेटी होती है, 3 व्यक्तियों की कमेटी, 3 व्यक्तियों की कमेटी होती है, जिसमें कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और एक राष्ट्रपति के नजर में जो कानून का जानकार होता है, कानून का जानकार होता है। देखिए महाभियोग क्या होता है, यानी कोई भी न्यायाधीश है उस पे कदाचार का आरोप लगा हो या असमर्थता का आरोप लगा हो तो उस पे महाभियोग चल सकता है। अगर महाभियोग राज्यसभा से लगाया गया है तो 50 व्यक्ति उसके समर्थन में होंगे महाभियोग के। अगर वही भी महाभियोग लोकसभा से लगाया गया हो तो 100 व्यक्ति उसके समर्थन में होंगे। समर्थन में अगर मान लीजिए संसद में लोकसभा से किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चला हो, 100 व्यक्ति उसके समर्थन में, उसके बाद क्या होगी, एक तीन व्यक्तियों के जो कमेटी होंगे उसके पास जाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति के नजर में जो कानून का जानकार होगा वो होगा। ये 3 स्तर की एक कमेटी होती है। अगर इससे वो बिल पारित हो जाता है, 3 व्यक्तियों से अगर इनसे महाभियोग पारित होता है, महाभियोग पारित होता है तो राज्यसभा तथा लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राज्यसभा और लोकसभा 2/3 यानी 2/3 मान लीजिए किसी संसद में किसी न्यायाधीश पर लोकसभा में आरोप लगा हो महाभियोग का, तो 3 स्तरीय जो कमेटी होगी वो अगर बिल पास कर देती है महाभियोग का, उसके बाद क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 यानी 2/3 बिल पारित होता है या महाभियोग पारित होता है। तो जो न्यायाधीश होता है उसे अपने पद से हटना पड़ता है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। 2/3 बहुमत अगर राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में 2/3 बहुमत पारित होते हैं तो जो न्यायाधीश होता है उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी ये कैसी लगी आप सभी को? आगे भी हम इसी प्रकार से पार्ट बाय पार्ट लेते आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशों की जो ये चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है, तो आप इसमें आइए जल्द से जल्द जुड़िए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।